नमस्ते दोस्तों। आज का डेट है 23 सितंबर 2023 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। तो सबसे पहले देख लेते हैं आज के द हिंदू में कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। उससे पहले आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहला वर्ल्ड लोकेशन जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे वो है येरवान। येरवान कहाँ है इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। येरवान जो है आर्मेनिया में उसकी राजधानी है और आर्मेनिया के बारे में संपूर्ण रूप से पढ़ेंगे कि इसका सराउंडिंग कंट्री क्या है, यहाँ पे कौन सा लेक है, कौन सी नदी है। अगला हमारा आर्टिकल है खेल मंत्री एशियाड के उद्घाटन समारोह में नहीं जाएंगे क्योंकि चीन ने अरुणाचल के खिलाड़ियों के प्रवेश पे रोक लगा दिया। 3 खिलाड़ी जो थे वो एशियाड खेल में शामिल होने वाले थे, उन्हें चीन ने रोक लगा दिया। इसी से संबंधित जो हमारे भारत के खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, वो चीन का जो दौरा था उसे रद्द कर दिया। तो इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि चीन क्यों ऐसा बोलता है कि अरुणाचल जो है वो उसका क्षेत्र है। मुख्य मुद्दा यही है, वो उसे अपना क्षेत्र मान रहा है अवैध रूप से। तो इसके बारे में सारी चीजें जानेंगे। जबकि चाइना जो ऑफिशियली रूप से कहा है कि हमने ऐसा कभी क्लेम नहीं किया है, जो भारत का अरुणाचल प्रदेश है वो चाइना का पार्ट है, ऐसा चीन ने ऑफिशियली स्टेटमेंट दे दिया है। तो इसको विस्तार से पढ़ेंगे क्या है मुद्दा। अगला आर्टिकल है, यह है भारत और पश्चिम एशिया में महान शक्ति प्रतियोगिता। तो पश्चिम एशिया का तो जैसे क्षेत्र है, ईरान हो गया, इजराइल हो गया, उसके बाद अरब कंट्रीज हो गया। तो इन क्षेत्रों में जो इन लोगों में जो विवाद था उसे अमेरिका और चाइना मिलकर सुलझा रहा था। परंतु अभी अमेरिका जो वर्तमान समय में पूर्वी यूरोप के क्षेत्र में व्यस्त है और वही चीन वही मध्यस्थता कर रहा है, जिससे कि ईरान और अरब के बीच में जो समस्याएं थे उसे समाधान कर लिया गया है। तो यहाँ पे कहा जाता है कि भारत भी अपने नए नए रास्ते तलाश रहा है। अगर अमेरिका फिर से बीच में यहाँ पे आता है तो उसका फायदा भारत को भी मिलेगा और भारत जो अभी पश्चिम एशिया में इकोनॉमिक कॉरिडोर शुरू किया है उसको भी और मजबूत बनाने में और बेहतर कदम होगा। और ऐसे भी भारत का जो संबंध है पश्चिम एशिया के देशों के साथ वो बहुत ही बेहतर है। तो इसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, ये आज के द हिंदू के एडिटोरियल में है। अगला आर्टिकल है, तेल की कीमतें चिंता का विषय है लेकिन अभी तक कोई चेतावनी नहीं दी गई है। ऑयल प्राइस अ कंसर्न बट नो अलार्म एट। ठीक है, तो इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। जो लगातार वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें बढ़ती जा रही है, परंतु इसका जो मुख्य कारण है मानसून की कमजोरी, जिससे कि इसका असर हमारे खरीफ और रबी फसलों पे भी पड़ रहा है। तो इसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं एक वर्ल्ड लोकेशन हमारा जो है येरवान। येरवान कहाँ है? येरवान आर्मेनिया में है, उसका एक राजधानी है। ठीक है, आर्मेनिया की राजधानी है येरवान। आर्मेनिया जो है वो पश्चिम एशिया और यूरोप के काकेसस क्षेत्र में स्थित एक पहाड़ी देश है जो चारों तरफ जमीन से घिरा हुआ है। यह एक सोवियत संघ का अंग था 1990 से पहले। ठीक है, उसके बाद जो एक राज्य के रूप में था। तो सोवियत संघ में एक जन क्रांति एवं राज्यों के आजादी संघर्ष के बाद आर्मेनिया को 23 अगस्त 1990 को स्वतंत्र कर दिया गया। तो यही कुछ बातें थी। इसकी मुख्य बातें बस यही है कि राजधानी जो है वो येरवन है, याद रखिएगा। इसका लोकेशन देख लेते हैं हम लोग। जैसे है आर्मेनिया जो पश्चिमी एशिया का पार्ट है। ठीक है, वेस्टर्न एशिया का पार्ट है। तो यहाँ पे टर्की इसके सराउंडिंग कंट्री है, ईरान इसका सराउंडिंग कंट्री है। सराउंडिंग कंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे जॉर्जिया हो गया। तो ये सारे कंट्री, कुछ जैसे लेक हो गया, शिवन लेक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ चीज़ें ध्यान रखिएगा। इसमें भी वही चीज़ें, अजरबैजान भी है जो उस फिगर में नहीं क्लियर किया गया था। तो आर्मेनिया है, ये येरवान का राजधानी जो है। उसके बाद ये लेसर कॉकासस माउंटेन है, यहाँ पे लेक शेवन याद रखिएगा और इसके सराउंडिंग कंट्रीज याद रखिएगा बस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो खेल मंत्री हमारे हैं अनुराग ठाकुर, उन्होंने एशियाड के उद्घाटन समारोह में नहीं जाने का फैसला किया है क्योंकि चीन ने अरुणाचल के 3 खिलाड़ियों को प्रवेश करने से, ये 3 खिलाड़ी जो हैं उनके प्रवेश पर रोक लगा दिया। इसी के संबंधित जो हमारे देश के खेल मंत्री है अनुराग ठाकुर, वो चाइना में जाने से मना कर दिया। तो चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के भारतीय वुशु खिलाड़ियों को प्रवेश से इनकार करने के कारण केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को एशियाई खेलों में अपना दौरा रद्द कर दिया। हालांकि सरकार ने इस फैसले पर आधिकारिक विरोध दर्ज कराया। जो फैसला लिया गया अभी, ये 3 बच्चियों को चीन ने आने से मना कर दिया है, जिसके कारण भारत सरकार बहुत कड़ा विरोध
जताया। तो आयोजकों से ई मान्यता प्राप्त होने के बावजूद इन 3 खिलाड़ियों, जो नाम याद रखिएगा, और ये जो खेल का नाम है ये भी याद रखिएगा, वुशु खिलाड़ी थे, ठीक है। तो नियमान वांगशु, ओनिलू तेगा और मेपुंग लामगू को प्रवेश से मना कर दिया, जबकि सुश्री वांगशु दिल्ली से उड़ान में सवार नहीं हो सकी। अन्य 2 को बताया गया कि वे केवल हांगकांग तक ही यात्रा कर सकेंगे। कोई और विकास नहीं होने पर और रविवार को उनका कार्यक्रम निर्धारित होने के कारण ऐसा लगता नहीं है कि वे आगे भाग ले पाएंगे। तो यही बातें यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये बस अरुणाचल के थे, इसके कारण चाइना बोला कि वो भारत की तरफ से नहीं खेल सकते, उसका मुख्य मुद्दा यही था। तो नई दिल्ली में सरकारी अधिकारियों ने कहा कि वे वैध मान्यता प्राप्त अरुणाचल प्रदेश के 3 खिलाड़ियों के साथ चीन के व्यवहार से आश्चर्यचकित है। जो भारत सरकार है, खेल आज से शुरू होने वाला है, तो जो हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहां पे भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव के बावजूद खेल मंत्री जो हैं भारत के, उनके पास सूचना और प्रसारण और युवा मामलों के विभाग भी हैं। तो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा एशियाई खेलों के उद्घाटन के लिए हांगझू की यात्रा करने वाले थे, जो हमारे देश के शनिवार को जाने वाले थे, जो हमारे देश से खेल के मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, लेकिन वो नहीं गए क्योंकि ऐसा मामला देखा गया कि अरुणाचल के जो कुछ खिलाड़ी हैं हमारे, उसको चीन ने प्रतिबंधित कर दिया आने से। तो इसी के कारण हमारे खेल मंत्री नहीं गए। तो विदेश मंत्रालय को शुक्रवार को पता चला कि खिलाड़ियों को गुरुवार देर रात दिल्ली से उनकी उड़ान में चढ़ने से रोक दिया गया, जिसके बाद ही मंत्री स्तरीय यात्रा रद्द करने और बीजिंग के साथ विरोध दर्ज कराने का निर्णय लिया। तो एयरलाइन के ग्राउंड स्टाफ ने हांगकांग स्थित कैथे पैसिफिक ने अंततः अरुणाचल के 2 खिलाड़ियों को हांगकांग के लिए अपनी उड़ान ले जाने की अनुमति दी, लेकिन फिर उन्हें हांगझू जाने से रोक दिया, चीन जाने से रोक दिया गया। तो अधिकारियों ने कहा कि उनका मानना है कि इन तीनों को अपने मान्यता प्राप्त कार्ड खो गए हैं थे, ऐसा अधिकारी कह रहे हैं, ठीक है, जो संभवतः चीन खेल अधिकारियों द्वारा एक निगरानी थी और इसलिए अंतिम समय में उन्हें बोर्डिंग से रोकने के लिए चीनी अधिकारी द्वारा निर्देश दे दिया गया। ये बस बहाना बनाया जा रहा है, जबकि भारत सरकार का कहना है कि उनके पास जितने भी संबंधित कागजात थे वो पूर्णतः उनके पास ही थे, फिर भी उन्हें चीन ने मना कर दिया जाने से। तो एशियाई खेल के प्रोटोकॉल के अनुसार सभी खिलाड़ियों को मान्यता कार्ड दिए जाते हैं जो चीन में प्रवेश के लिए वीजा के रूप में काम करते थे, न कि पासपोर्ट के रूप में, ठीक है। तो वीजा दिया जाता था। तो इसी प्रोटोकॉल के कारण वहां पे चीन ऐसा बोल रहा है कि इनके पास जो जरूरी कागजात थे वो उपलब्ध नहीं थे, इसी के लिए चीन में प्रवेश के लिए इनको लोगों को रोक दिया गया। यहाँ पे कहा जाता है, एक अधिकारी ने द हिंदू से बात करते हुए कहा कि यह संयोग नहीं हो सकता क्योंकि जिन 3 खिलाड़ियों को निशाना बनाया गया वे सभी अरुणाचल से ही थे और दूसरे राज्य से होते, अलग अलग स्टेट से ऐसा समस्या होता तो माना भी जा सकता था, लेकिन ये तीनों जो है अरुणाचल से हैं। तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत सरकार को पता चल गया है कि चीनी अधिकारियों ने लक्षित और पूर्व निर्धारित, ये पहले से प्री प्लान था, ठीक है, तरीके से अरुणाचल प्रदेश के कुछ भारतीय खिलाड़ियों के साथ भेदभाव किया। उन्होंने कहा कि हमारे लंबे समय से चली आ रही और सुसंगत स्थिति के अनुरूप भारत निवास या जातीयता के आधार पर भारतीय नागरिकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार को दृढ़ता से खारिज करता है, ऐसा चीन कहता है। चीन की सरकार ने कहा कि ऐसा भारतीय नागरिकों के साथ कोई भी भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं किया गया है। वे क्लियर अड़ा हुआ है कि उसके पास सही कागजात नहीं थे जिसके कारण उसे खेल से वंचित किया गया। यहाँ पे चीन द्वारा हमारे कुछ खिलाड़ियों को जानबूझकर और चुनिंदा तरीकों से बाधित करने के खिलाफ नई दिल्ली और भारत और चीन में कड़ा विरोध दर्ज कराया गया। जहाँ पे चीन में हमारे भारतीय दूतावास है वहाँ पे भी कड़ा विरोध किया गया, इसका मतलब यही है। इसके अलावा चीनी कार्रवाई के खिलाफ हमारे विरोध के निशाने के रूप में सूचना और प्रसारण और युवा मामले और खेल मंत्री भारत ने खेलों के लिए चीन की अपनी निर्धारित यात्रा रद्द कर दी। भारत के जो खेल मंत्री है उन्होंने चीन की जो निर्धारित यात्रा थी उसे रद्द कर दी। तो विडंबना यह है कि यह निर्णय उस दिन लिया गया जब भारतीय ध्वज फहराया गया और भारतीय दल का एथलीट जो है विलेज में आधिकारिक तौर पर स्वागत के लिए गया था, परंतु ऐसा निर्णय चीन द्वारा लिया गया जिसके प्रत्युत्तर में भारतीय खेल मंत्री जो है वो चीन के लिए प्रस्थान नहीं किए। लेकिन मेजबान झुकने के मूड में नहीं, मतलब कि चाइना मानने को तैयार ही नहीं कि उससे गलती हुई है। आचार समिति के अध्यक्ष वेई जिझोंग ने दावा किया कि चीन ने वीजा जारी किया था लेकिन भारतीयों ने इसे स्वीकार नहीं किया, ऐसा दावा किया। तो मंत्री स्तरीय यात्रा रद्द करने के भारत के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चीन द्वारा कहा गया, आखिर में चीन ये मानने को तैयार हुआ। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसकी कोई सरकार ने तथाकथित
अरुणाचल को कभी भी मान्यता नहीं दी है, यहाँ पे कहा है। ठीक है, तो इसे झुकना ही पड़ा क्योंकि अरुणाचल हमारा अभिन्न हिस्सा है, भारत का अभिन्न हिस्सा है, इस पे तो कोई बात ही नहीं है। ये चीन का एक विस्तारवादी और छल करने का नीति प्रदर्शित होता है वैश्विक पटल पे। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा मुद्दा कि 3 बच्चियों को जो खेल से वंचित किया गया चाइना द्वारा, यह पूर्णतः अव्यावहारिक था। ये खेल की भावना को बहुत ही निचले स्तर पे ले आता है। अब देख लेते हैं अगला आर्टिकल। अगला आर्टिकल है हमारा भारत और पश्चिम एशिया में महान शक्ति प्रतियोगिता। मतलब कि जो पश्चिमी एशिया के देश हैं जैसे कि इजराइल, उसके बाद ईरान, सऊदी अरब, तो इन देशों को ज़्यादा एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा था। पहले अमेरिका इन्हें मध्यस्थता कर रहा था और इनके बीच के विवाद समाप्त कर रहा था, परंतु अमेरिका अभी वर्तमान समय में पूर्वी एशिया के क्षेत्र में, यूक्रेन के क्षेत्र में ज़्यादा एक्टिव है, तो इसी के लिए यहाँ पे अभी चीन भी वही मध्यस्थता करा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों को एकजुट करके अपना जो तेल की आपूर्ति है मुख्य, उसे पूरा कर रहा है और अपना जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी मजबूती है उसे बढ़ा रहा है। तो इसी पे पूरा का पूरा आर्टिकल है जिसमें राइटर कहते हैं इस महीने की शुरुआत में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और अन्य जो लोग थे, भारत भी था उसमें, तो भारत पश्चिम एशिया और यूरोप को शिपिंग लेन, यहाँ पे कहा जाता है शिपिंग लेन, रेल नेटवर्क, पाइपलाइन एंड डाटा केबल बनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। अमेरिका जैसा देश से जोड़ने के लिए एक अमेरिकी समर्थित बुनियादी ढांचा परियोजना का अनावरण किया गया है। तो यहाँ पे यही कहा जाता है कि यूएस बैक्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट टू कनेक्ट इंडिया, जो हमारा अभी प्रोजेक्ट चल रहा है वेस्ट एशिया इंडिया इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसी को आगे बढ़ाने के लिए ये कहा गया कि इन क्षेत्रों में शिपिंग लेन, रेल नेटवर्क, पाइपलाइन, डेटा केबल के जोड़ने जैसी चीज़ों को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूएसए ने आगे बढ़ने का फैसला किया। तो एक सप्ताह पहले एक उच्च स्तरीय अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने इस क्षेत्र में अमेरिका के 2 सहयोगियों जैसे कि जो सुन्नी साम्राज्य है सऊदी अरब और यहूदी राज्य जो है इजराइल, इन दोनों के बीच में समझौता करने में सफल हो गया अमेरिका की मध्यस्थता के कारण। ठीक है, जिससे कि उस क्षेत्र में जो अशांति थी वो अशांति को कुछ हद तक शांत करने में सफलता मिली अमेरिका को। यहाँ पे कहा जाता है 2 पार्ट पॉलिसी। तो जो यूएसए के राष्ट्रपति श्री जो बाइडेन की पश्चिम एशिया रणनीति 2 भाग में है। ठीक है, यहाँ पे कहा जाता है कि एक क्षेत्र में अमेरिका के 2 स्तंभ जैसे खाड़ी अरब और इजराइल, तो एक गल्फ कंट्री हो गया, एक मेडिटेरियन सी के पास जो इजराइल है, तो ये 2 क्षेत्र में अमेरिका का ज़्यादा ध्यान है। तो इस क्षेत्र में ईरान के भी उदय पे बात की जा रही है। ईरान को जो उसका संबंध खराब था यूएसए और ईरान के बीच में, तो उस संबंध को थोड़ा डाइल्यूट किया गया है जिससे कि ईरान और ऊपर उठ सके और उस क्षेत्र में अशांति जो है वो भी समाप्त की जाए। तो जैसी उसकी जो आम भू राजनीतिक चुनौतियों का सामना करने के करीब लाने के लिए जो ट्रंप युग में जो समस्याएं थी उसे वर्तमान में समाप्त करने की बात की गई है। तो यहाँ पे यही बात कही जा रही है, द गल्फ अरब एंड इजराइल क्लोजर टू मीट देयर कॉमन जियो पॉलिटिकल चैलेंजेज सच एज ईरान्स राइज। ठीक है, तो यही ईरान को ऊपर उठाने की बात की जा रही है। तो इसी में ट्रंप के संरक्षण में हुए जो अब्राहम अकॉर्ड जो हुआ था ट्रंप के समय में, तो इसकी बात की जा रही है जिसने संयुक्त अरब अमीरात यूएई के साथ इजराइल के संबंधों में बदलाव लाने के लिए एक मंच तैयार किया गया। तो यूएई प्लस इजराइल, तो इनके संबंध बढ़ाने के लिए अब्राहम अकॉर्ड लाया गया। ठीक है, उसके बाद इस नीति की वास्तविक क्षमता तब तक नहीं पहुंचा जा सकता जब तक कि इजराइल और सऊदी अरब, जो आज से सबसे प्रभावशाली अरब देश हैं, के बीच कोई समझौता नहीं होता। तो इसमें कहा जाता है कि जब तक सऊदी अरब के साथ भी बेहतर संबंध नहीं हो जाता है इजराइल का, जब तक इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात का जो संबंध है उसका सही परिणाम नहीं आएगा। इसी के लिए कहा जाता है कि सऊदी अरब इजराइल के बीच में जो समझौता होगा जिससे कि अरब क्षेत्र और इजराइल संबंधों में एक मजबूती आएगी और बिना किसी सैन्य प्रतिबद्धता के इस क्षेत्र में अमेरिका की स्थिति भी मजबूत हो जाएगी, क्योंकि अमेरिका मध्यस्थता करा रहा है। इसलिए इस क्षेत्र में जब इन दोनों के बीच संबंध बेहतर होंगे तो अमेरिका का ऑटोमेटिकली संबंध बेहतर हो जाएगा, इस क्षेत्र में मजबूती बढ़ जाएगा। तो इसी पे अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने दृष्टिकोण के दूसरे भाग में कहा, पहला भाग तो हम लोग शुरू में देख लिए, वहीं पे दूसरे भाग में कहा कि अमेरिका के जो मित्र और सहयोगियों को, जो मित्र देश हैं, एलाई कंट्री हैं, उसमें कहा जाता है अमेरिका पश्चिमी एशिया से बाहर नहीं है। 2012 में भारत इजराइल जो I2U2 इसी की बात की जा रही है, जिसमें 4 कंट्री हैं,
इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए, ठीक है। तो इसी को I2U2 कहा जाता है। के नेताओं ने एक आभासी शिखर सम्मेलन आयोजित किया जिसे I2U2 मिनी लेटरल कहा जाता है। जो बाइलेटरल होता है इसको मिनी लेटरल कहा जाता है। तो I2U2 के पीछे का विचार एक नया मंच बनाना है जिससे कि हम चीन को काउंटर कर सकें, ठीक है। देश में यही दो विवाद ही चल रहा है, दो पोल में बट गया है पूरा विश्व। आधे लोग यूएसए को सपोर्ट कर रहे हैं, आधे लोग चीन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो चीन का जो रवैया इतना खराब है कि उसे जितने भी विश्व के बड़े कंट्रीज हैं वो उसे कम ही सपोर्ट कर रहे हैं, अगर रूस को छोड़ दिया जाए तो, ठीक है। रूस, पाकिस्तान का उतना कोई अस्तित्व है ही नहीं। तो चीन के पास जो है ना, ग्रुप में बड़े बड़े देश नहीं है। इसी के लिए अभी ब्रिक्स में चीन जो बोल रहा था बड़ी बड़ी बातें कि जो डेवलपिंग कंट्री को एक साथ लाना है, वेस्टर्न कंट्री को काउंटर करना है, तो उसके बात करने से सिर्फ नहीं होगा, क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्री है उसके संबंध में जो और भी डेवलपिंग कंट्री है उसका क्या इंटरेस्ट है। कोई भी इंटरनेशनल पॉलिसी जो होता है उसमें हमेशा अपने देश का इंटरेस्ट देखा जाता है, किसी एशिया और यूरोप के संबंध से नहीं देखा जाता है, ठीक है। तो इसी पे आगे बढ़ा जाता है। तो I2U2 जो मुख्य लक्ष्य था, जो पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया के बीच आर्थिक एकीकरण में तेजी लाना था। तो ये मुख्य मुद्दा था कि I2U2 is to create a new platform that could expedite economic integration between West Asia and South Asia and offer economic and technological solution to problem faced by the global South। जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं ग्लोबल साउथ में, खास के आर्थिक और तकनीकी, उससे समाधान पेश करेगा I2U2 के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे यही बातें की जा रही थी। आगे अब्राहम अकॉर्ड में कहा जाता है कि अब्राहम समझौते वाले देश के समूह में भारत भी उपस्थित है। तो इस क्षेत्र में भारत की उपस्थिति की वैधता बहुत ही बेहतर है, क्योंकि G20 की जो अभी अभी अध्यक्षता हुई है उसमें कहा गया है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, इसको आगे बढ़ाने की बात की गई है। तो भारत ऑलरेडी अब्राहम जो अकॉर्ड में प्रेजेंट है, तो इससे भारत का जो ये इकोनॉमिक कॉरिडोर है इसे बढ़ाने में और भी आसानी होगी, ठीक है। तो इसी की बात G20 के शिखर सम्मेलन में कहा गया। तो इसका उद्देश्य भारत के पश्चिमी तट से खाड़ी, मतलब कि गल्फ कंट्री जो यूएई और सऊदी अरब हैं, उसके बाद जो मेडिटेरियन सी में है जॉर्डन और इजराइल, तो से होते हुए हम लोग फिगर में देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे ये भारत का पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पे गल्फ कंट्रीज है और यहाँ पे मेडिटेरियन सी है जिसपे इजराइल है और जॉर्डन है, और यहाँ पे सऊदी अरब जो है और यूएई है। तो यहाँ से होते हुए एक आर्थिक गलियारा बनाएगा जो भारत और इंडिया प्लस यूरोप के बीच में इकोनॉमिक कॉरिडोर एस्टेब्लिश करेगा था। यदि यह परियोजना शुरू होती है तो अमेरिका को उम्मीद है कि वह पश्चिम एशिया में अपने प्रभाव के चैनल को बरकरार रख सकता है। मतलब कि अमेरिका अपने ही धुन में है कि अगर ये जो अभी सपोर्ट कर रहा है, G20 में सपोर्ट कर दिया कि भारत का जो ये कॉरिडोर है बहुत ही बेहतर है, इसको जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे कि अमेरिका चाह रहा है कि इस क्षेत्र में उसकी मजबूती बनी रहे, क्योंकि इंडिया उसका एलाई कंट्री है। और यहाँ पे ईरान के साथ भी बेहतर संबंध कर लिया है अमेरिका जब से जो बाइडन राष्ट्रपति बने हैं। तो इसी कारण इसकी जो उम्मीद है कि अगर यहाँ पे इंडिया और यूरोप का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है अगर ये आगे बढ़ता है तो यूएसए का भी शक्ति बरकरार रहेगा। वहीं और अमेरिका का एक और लक्ष्य है कि हम लोग चाइना को काउंटर कर सकते हैं और अपने सहयोग को, अपनी रहने की क्षमता के बारे में आश्वस्त कर सकते हैं। और जैसे डिटरेंस क्रिएट हो सकता है, एक ग्रुप जो बहुत बड़ा हो जाता है जिसमें यूएसए हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा, इजराइल हो जाएगा। तो बड़े बड़े कंट्री जब एकजुट रहेंगे तो चाइना उतना सक्षम नहीं हो पाएगा कोई भी अव्यावहारिक काउंटर करने के लिए, ठीक है। तो इसी को आगे पढ़ते हैं। अमेरिका भले ही पश्चिम एशिया से बाहर नहीं निकलना चाहता हो, लेकिन उसने अपनी सुरक्षा मामले में इस क्षेत्र को प्राथमिकता से हटा दिया। यहाँ पे क्लियर कहा गया है कि अमेरिका जो वर्तमान समय में प्राथमिकता है ना, वो पूर्वी क्षेत्र में दे रहा है, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया में दे रहा है। लेकिन अमेरिका द्वारा इस क्षेत्र को प्राथमिकता नहीं देने से जो पश्चिम एशिया की जो रणनीतिक मूल्य या क्षमता है वो कम नहीं हो जाएगी। जैसे जैसे अमेरिका पूर्वी एशिया की ओर ध्यान केंद्रित कर रहा है, चीन जो है यहाँ पे अमेरिका को प्रतिस्थापित कर रहा है। पहले यूएसए था, अब ये हट गया तो अब चीन आ जा रहा है। तो चीन जो अपनी 70% से अधिक तेल की आवश्यकता है वो गल्फ कंट्री पे ही निर्भर है। वो पश्चिम एशिया पर इसलिए ध्यान केंद्रित कर रहा है जिससे उसका 70% से ज्यादा तेल का जो आपूर्ति है वो यहाँ से हो जाए। चीन अपने चक्कर में, तो चीन न केवल अमेरिका की खाड़ी देशों में अरब सहयोगी के साथ बड़े व्यापारिक भागीदार और क्षेत्र में एक प्रमुख निवेशक के रूप में उभर रहा है। जिस तरह से अमेरिका वहां पे इन्वेस्ट कर रहा था गल्फ कंट्रीज में,
उसी तरह से चाइना भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, जिससे कि वो अपना एलाई बना सके, खास के इंडो पैसिफिक रीजन में, ठीक है। बल्कि शांति दूत के रूप में भी, मतलब कि एक मध्यस्थता कर रहा है। अगर कोई दो देश लड़ रहे हैं तो उसके बीच में मध्यस्थता करने के लिए तैयार है, जिससे कि वो चाइना का जो जगह है वो ले सके। तो यही कहा जा रहा है कि यहाँ पे पश्चिम एशिया देशों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर अमेरिका यहाँ पे नहीं भी रहा तो वो चाइना उसे प्रतिस्थापित कर रहा है, लेकिन ये भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है, ठीक है। जो ईरान सऊदी अरब सुलह में समझौता में स्पष्ट हुआ, तो अभी जो हाल ही में जो सऊदी अरब और ईरान के बीच जो समझौता किया गया वो चीन के द्वारा किया गया। तो यहाँ पे देखा जाता है वो यूएसए का स्थान लेने का प्रयास कर रहा है, इन्वेस्टमेंट के लिए भी आकर्षित कर रहा है। इससे अमेरिका के लिए दुविधा पैदा हो गया है, क्योंकि इस क्षेत्र को प्राथमिकता न देना अमेरिका के लिए एक रणनीतिक वास्तविकता है, क्योंकि अब उसे रूस और चीन में कहीं अधिक पारंपरिक चुनौतियां सामना करना पड़ रहा है। अभी जो अमेरिका है उसे रूस से भी सामना करना पड़ रहा है चुनौती, और चीन से भी सामना करना पड़ रहा है चुनौती। तो यहाँ पे मजबूती दिख रही है चीन की भी, तो इसलिए वेस्टर्न कंट्री में खास के अपनी स्थिति को खराब न करे अमेरिका, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन यह सिर्फ पश्चिम एशिया से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि चीन इस शून्यता को भरने की कोशिश करेगा। इस चुनौती का अमेरिका का उत्तर क्षेत्र में अपने सहयोगियों के बीच घनिष्ठ संबंध बनाना और अमेरिकी सुरक्षा वास्तविकता को मजबूत करना है, और चीन के साथ प्रतिस्पर्धा जो है करते हुए आर्थिक जुड़ाव और एकीकरण के एक नए नियम बनाना है, जिसमें ये सबसे बड़ा सहयोगी के रूप में अमेरिका जो है वो भारत को देख रहा है। तो भारत को एक बड़े अस्थिर भागीदार के रूप में लाने का प्रयास कर रहा है यूएसए, जिससे कि वो अगर वेस्टर्न एशिया में मौजूद नहीं भी हुआ तो भी भारत जो अभी इंडिया बेस्ट एशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, उससे भारत की स्थिति मजबूत हो गई और इनडायरेक्टली यूएसए भी यहाँ पे मजबूत हो जाएगा। तो इसलिए अमेरिका जो है भारत पर यह दांव खेलने के लिए तैयार दिख रहा है। तो यहाँ पे नया जो पश्चिमी एशिया है उसकी क्या बातें ली जा रही है, क्योंकि अभी वर्तमान समय में यहाँ पे जितने भी अशांति थे एक दूसरे के बीच में, जैसे कि यहूदी कंट्री हो गया, सुन्नी कंट्री हो गया, शिया कंट्री हो गया, जैसे कि सुन्नी जो हो गया सऊदी अरब हो गया, यहूदी जो हो गया इजराइल हो गया, और शिया जो हो गया ईरान हो गया। तो इन लोगों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था चीन और अमेरिका ने मिलकर शांत करा दिया। तो इससे क्या हो जाएगा कि जो तेल की आपूर्ति है और भी नए नए कॉरिडोर्स का विकास होगा, जिससे कि वैश्विक स्तर पर आर्थिक विकास और बेहतर हो जाएगा, और भारत की जो भागीदारी है इसमें इस क्षेत्र में और बेहतर हो जाएगी। लेकिन यह देखना होगा कि अमेरिका को उस समय क्षेत्र में अपना प्रभाव बनाए रखने या बढ़ाने में कितनी मदद मिलेगी, जब चीन भी यही कार्य करने की कोशिश कर रहा है वेस्ट एशिया में। तो मुख्य रूप से अमेरिका संभावित सऊदी अरब और इजराइल के सौदे पर निर्भर है, लेकिन आइए हम कहेंगे कि ऐसा सौदा संभव ही नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब के क्राउन ने कहा है कि दोनों पक्ष पर एक दूसरे के बीच में जो करीबी आ रही है, जो सऊदी अरब और इजराइल के बीच में, भले ही निकट भविष्य में कोई सौदा साकार हो जाए, फिर भी बहुत सी चुनौतियां इन दोनों देशों के बीच में कायम रहेगी, ऐसा कहा जा रहा है। अभी हाल में स्टेटमेंट दिया गया है सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के द्वारा, ठीक है। तो अमेरिका द्वारा क्षेत्र को प्राथमिकता न दिए जाने से उसके सहयोगियों पर उसकी पकड़ जो है वो ढीली पड़ रही है, और एक सुरक्षा शून्य पैदा हो गया है खास के वेस्ट एशिया के क्षेत्र में, जिसने सामूहिक रूप से क्षेत्रीय शक्तियों को अपनी विदेशी नीतियों को स्वायत्त बनाने और दोस्त और दुश्मन दोनों के साथ अधिक पूर्वानुमानित जुड़ाव की दिशा में कदम उठाने के लिए प्रेरित हो गया। यहाँ पे जो लोग देश हैं वो आत्मनिर्भर बन रहे हैं, तो अगर आत्मनिर्भर बन जाएंगे, आप इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिएगा, आप उनका सहयोग नहीं कीजिएगा, तो वो फिर वैश्विक स्तर पे वो फिर आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वहाँ पे यूएसए को वोटिंग नहीं मिलेगा, एलाई कंट्री में कमी आ जाएगी, तो जो यूएसए का वैश्विक स्टेटस है वो धूमिल हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो यही बातें यहाँ पे कही जा रही है। तो सऊदी अरब और यूएई भी अमेरिकी लक्ष्य से स्वतंत्र नीतियां बनाने और उभरती शक्तियों के साथ संबंध को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सऊदी अरब यूएई को कहा जाता है कि अच्छा है कि वो अमेरिका और चीन से स्वतंत्र खुद के विकास के लिए खुद की नीतियों पे आ रहे हैं, खुद को मजबूत करना चाह रहे हैं, जिससे वैश्विक पटल पे वे अपना खुद अलग से एक बेहतर देश के रूप में उभर सके, वो किसी का एलाई कंट्री के रूप में नहीं रहे, ठीक है। उनका अपना एक उद्देश्य हो, लक्ष्य हो, जिस तरह से भारत का है। तो इसी के कारण सऊदी अरब यूएई जैसे देश ब्रिक्स समूह में भी शामिल हुए हैं वर्तमान समय। इसी के लिए सऊदी अरब और
यूएई जैसे देश ब्रिक्स समूह में भी शामिल होने का निर्णय लिया है। यह एक उदाहरण है, इसलिए वे अमेरिका के कूटनीतिक प्रयास या आर्थिक एकीकरण योजना का स्वागत करते हैं, लेकिन अब वे ग्राहक राज्य नहीं बने रह सकते जैसे वे शीत युद्ध और एक ध्रुवीय दुनिया के दौरान थे, जब अमेरिका पूरा ग्लोबल रूप से हेड था। अब वो दौर नहीं है। अब सभी देश चाहता है कि वो स्वयं आत्मनिर्भर रहे और किसी भी देश के पे डिपेंडेंसी उसकी ना रहे। तो यहाँ पे दूसरी बात, जो बाइडेन कहते हैं कि अपनी सीमित भागीदारी के बावजूद ईरान को एक शत्रुतापूर्ण शक्ति के रूप में देखना जारी रखता है अमेरिका। साथ ही ईरान और इजराइल के बीच प्रतिद्वंदिता पश्चिम एशिया का केंद्रीय भू राजनीतिक विरोधाभास बनी रहेगी। ईरान के साथ तनाव कम करने का जो फैसला किया गया और खाड़ी अरबों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे ईरान और इजराइल प्रतिद्वंदिता में फंसना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पे जिसके संघर्ष में बदलने की संभावना है, इस तरह का परिणाम क्षेत्र को फिर से अस्थिर बना देगा। जो अभी कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा है ईरान और इजराइल के बीच में, तो इस तरह का समस्या में जो खाड़ी कंट्री है वो फंसना नहीं चाहते हैं, जिससे कि अमेरिका की एक परोपकारी महाशक्ति बनने की योजना पटरी पे आ सकती है। तो यहाँ पे कहा जाता है जो कॉन्फ्लिक्ट है ईरान और इजराइल के बीच में, अगर अमेरिका इसकी मध्यस्थता करके इन लोगों के बीच में समझौता करा देता है, शांति सुनिश्चित करा देता है, तो फिर अमेरिका जो है इन क्षेत्र में महाशक्ति बने रहने का एक बेहतर विकल्प के रूप में देख रहा है, जो ईरान और इजराइल के बीच में प्रतिद्वंदता है, अशांति है। ठीक है, तो आगे यहाँ पे राइटर कहते हैं भारत के लिए पश्चिमी एशिया में अमेरिका चीन प्रतिस्पर्धा जुड़ाव के एक नए रास्ते खोलती है। अमेरिका भारत को उसके आकार, उसकी अर्थव्यवस्था के आकार और क्षेत्र के साथ उसके ऐतिहासिक जुड़ाव और सांस्कृतिक जुड़ाव की विरासत के साथ पश्चिम एशिया के भू राजनीति को आकार देने के प्रयास में एक महत्वपूर्ण भागीदारी के रूप में देखता है। ठीक है, अमेरिका जो है वो भारत को आगे बढ़ाने के चक्कर में है, क्योंकि यहाँ पे वो समय नहीं दे पा रहा है वेस्ट एशिया में। तो भारत को इस क्षण का स्वागत करना चाहिए, लेकिन इसे एक और शांति युद्ध के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, या इसे अपने यहाँ पे कहा जाता है, यहाँ पे एक कहावत है, याद रखिएगा, ऑल इट्स एग इन वन बास्केट। ठीक है, तो इसे कहा जाता है सब कुछ दाव पर लगा देना, ये याद रखिएगा, ऑल इट्स एग इन वन बास्केट, मतलब कि सब कुछ दाव पर लगा देना। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि भारत जो है वो वेस्ट एशिया में अपने संबंध को ज़्यादा बेहतर करने के लिए सब कुछ दाव पे लगा दे, या यूएसए इसे उकसा रहा है तो सब कुछ दाव पे लगा दे, जैसा कि उसने अफगानिस्तान में किया। तो यह पहले से ही लगभग कार्यात्मक अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे का हिस्सा है, जो भारत को ईरान और मध्य एशिया के माध्यम से रूस के साथ जोड़ता है। ये पहले से ही निर्धारित है, जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है एशिया और यूरोप के बीच में, जिसमें भारत मुख्य भूमिका निभा रहा है। तो इसमें इसलिए कहा जा रहा है कि भारत किसी के भी बहकावे में नहीं आ जाएगा और जो अपना निर्धारित योजना है उसी के अनुसार चलेगा। तो मध्य पूर्व गलियारा एक और आर्थिक चैनल खोलेगा। क्षेत्र के प्रति भारत की समग्र नीति बहु क्षेत्र के इस विचार पर टिकी हुई है, किसी महान शक्ति को खुश करने या नियंत्रित करने के लिए नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्लियर कहा गया है जो भारत की नीति है वो स्वयं के विकास के लिए, स्वयं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए है। तो यहाँ पे अमेरिका के साथ या उसके बिना या क्षेत्र में चीन की उपस्थिति के बावजूद भारत को अपने पारंपरिक संतुलन को बिगाड़े के बिना पश्चिम एशिया अपने विस्तारित पड़ोस में एक प्रमुख भू राजनीतिक भूमिका निभाने का प्रयास करना चाहिए। तो यही बातें आज के इस आर्टिकल में थी, जिसमें बताया गया है कि क्यों इतना महत्वपूर्ण है वेस्ट एशिया। ठीक है, और भारत के लिए तो ऑलरेडी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग तेल का बहुत बड़ा हिस्सा गल्फ कंट्री से लेते हैं। हमारा इजराइल से बहुत से टेक्नोलॉजीज और कृषि के नए नए तकनीक आते हैं, और भी हमें सभी देशों से बेहतर बना के ही रहना है, जैसे कि हमारा वैश्विक स्तर पे और भी बेहतर छवि बना रहे हैं। ठीक है, तो ये थी पूरा आर्टिकल, जिसमें भारत और पश्चिम एशिया के बीच में संबंधों को बताया गया, जिसमें यूएसए और चीन किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं। अब देख लेते हैं अगला आर्टिकल। अगला आर्टिकल में कहा जा रहा है कि तेल की जो कीमत है वर्तमान समय में वैश्विक बाजार में बहुत बढ़ती जा रही है। तो इसका जो चिंता का विषय है, तेल की जो कीमत है वो चिंता का विषय है, लेकिन अभी तक कोई चेतावनी नहीं आई है। मतलब ऑयल प्राइस अ कंसर्न बट नो अलार्म येट। ठीक है, अभी तक कोई भी चेतावनी नहीं आई है। यहाँ पे कहा जाता है राइटर के द्वारा कि दालों की कीमतें कम करने के लिए हम लोग अरहर का आयात करने लगे हैं, जिससे कि अरहर जो आयात कर लेंगे तो अन्य खाद्य पदार्थों की कीमतें पहले से कम हो जाएगी। तो वित्त मंत्रालय ने अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा में ऐसा जोड़ दिया। ठीक है, आर्थिक दृष्टिकोण के लिए एक और प्रमुख जोखिम के रूप में मानसून की कमी। तो यहाँ पे सभी लोग जान रहे हैं कि इस साल जो मानसून डेफिसिट, मानसून की कमी रही है, जिसके कारण हमारा खरीफ और रबी फसल दोनों बहुत
बड़ी मात्रा में प्रभावित हो गया है। तो वैश्विक कच्चे तेल की कीमत में हालिया वृद्धि और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, लेकिन अभी तक चिंता की कोई बात नहीं हुई। और कुछ खाद्य पदार्थों की कीमतें जो है वो, जिन्होंने जुलाई में मुद्रास्फीति को 7% से ऊपर बढ़ाया, जबकि अन्य की कीमतें भी पीछे की ओर है, मतलब कि कम हो रही है। तो वित्त मंत्रालय ने कहा कि जैसे ही बाजार में आयात आएगा, तुअर दाल की कीमतों में कमी आ जाएगी। तो जैसे ही बाजार में आयात आएगी, तुअर दाल की कीमतों में कमी आएगी। ठीक है, आगे कहते हैं राइटर कि तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के अलावा मंत्रालय ने मानसून की कमी की भी पहचान की, जो खरीफ और रबी दोनों फसलों को आर्थिक दृष्टिकोण के लिए एक और जोखिम के रूप में प्रभावित कर रहा है। और संभावित शेयर बाजार में गिरावट, वैश्विक शेयर बाजार में देरी के मद्देनजर में कहा जा रहा है कि जो अभी शेयर बाजार में गिरावट आ रहा है, वही मुख्य कारण बताया जा रहा है कि जो वैश्विक स्तर पर तेल की जो कीमतें बढ़ गई है, जिससे अनाज की कीमतें बढ़ गई है, आयात की कीमतें बढ़ गई है, तो ये सारे कारण से शेयर बाजार में भी गिरावट दिख रहा है। तो सुधार को हमेशा मौजूद जोखिम के रूप में देखना चाहिए। तो मंत्रालय ने कहा कि अगस्त के लिए अपनी आर्थिक समीक्षा में कहा गया कि आर्थिक दृष्टिकोण बहुत ही बेहतर है और इस साल 6.5%, ठीक है, यहाँ पे कहा गया है कि 6.5% रियल जीडीपी ग्रोथ दिस ईयर, मतलब कि इस साल 6.5% वास्तविक जीडीपी वृद्धि के आधारभूत अनुमान की राह पर है भारत, और बहुत ही सही चल रहा है, जिसमें जोर देकर कहा गया कि पहली तिमाही में आर्थिक वृद्धि की गति और बेहतर रही। जब हमारा जीडीपी था वो 7.8% की वृद्धि कर रहा था, वहीं दूसरी तिमाही में देखा गया कि आगे बढ़ाया गया और एक नए निजी क्षेत्र के गठन चक्र की शुरुआती संकेत देखने को मिली। यहाँ पे कहा ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी फ्रॉम द फर्स्ट क्वार्टर व्हेन जीडीपी ग्रो 7.8% हैज बीन कैरिड अवे, मतलब कि आगे बढ़ता गया उसी स्पीड से इनटू द सेकेंड क्वार्टर एंड देयर आर इंसिपिएंट साइन ऑफ अ न्यू प्राइवेट सेक्टर फॉर्मेशन साइकिल। ठीक है, तो यहाँ पे मंत्रालय ने स्वस्थ आर्थिक गतिविधियों के संकेत के रूप में रिकॉर्ड ईबे बिल और इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह जैसे उच्च आवृत्ति संकेतकों का हवाला दिया। यहाँ पे मिनिस्ट्री साइटेड हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर सच एज रिकॉर्ड ईबे बिल एंड इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन एज ए साइन ऑफ हेल्दी इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये ऐसा मंत्रालय द्वारा कहा जा रहा है कि अभी हम लोग रिकॉर्ड ईबे बिल का भी जो भी रिकॉर्ड्स देखे हैं उसमें बहुत बड़ी मात्रा में वृद्धि हो रहा है, जिससे जो हमारा फर्स्ट क्वार्टर था और सेकेंड क्वार्टर में इंडिया का जीडीपी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। तो इसने पहली तिमाही में जो पूंजीगत वस्तुओं के आयात में 4.2% की वृद्धि की और इशारा भी किया, जिससे पता चलता है कि उच्च सार्वजनिक पूंजीगत व्यय ने निजी निवेश में वृद्धि शुरू कर दी है। आगे इसमें मंत्रालय कहता है कि अग्रिम कर भुगतान, मतलब कि एडवांस टैक्स पेमेंट कन्फर्म द मिनिस्ट्री नोटेड asserting that business were investing। तो यहाँ पे क्लियर कहा जाता है जो अग्रिम कर भुगतान के आंकड़े से निजी क्षेत्र का भी बहुत बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट दिया जा रहा है, जिससे कि हमारा इकोनॉमी और ज्यादा बूस्ट कर रहा है। तो शेयर बाजार में सुधार और भू राजनीतिक विकास के जोखिम संभावित रूप से दूसरी छमाही में निवेश भावना को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन भारत में अंतर्निहित आर्थिक गतिविधियों इस विकास का प्रभाव अपेक्षाकृत नियंत्रित किया जाना चाहिए, यह कहा गया है मंत्रालय के द्वारा। जबकि मंत्रालय ने स्वीकार किया कि अगस्त में जो मानसून की कमी आई, जिसका असर हमें डायरेक्टली खरीफ और रबी फसल पर देखने को मिला, उसने सितंबर की बारिश को भी सुखद बताया। तो ऐसा नहीं है कि अगस्त में मानसून की कमी रही लेकिन सितंबर में अच्छी बारिश हुई है, ऐसी बातें मंत्रालय द्वारा कहा गया, बताया गया कि क्योंकि इसने कुल घाटे का एक हिस्सा बहुत ही कम कर दिया गया है। तो यहाँ पे कहा जाता है while the ministry acknowledged the August monsoon deficit could impact both kharif and rabi crops, it termed September's rain, मतलब कि सितंबर में बहुत अच्छा रेन हुआ है, जिससे कि heartening as it had erased a part of overall deficit। जो हमारा ओवरऑल डेफिसिट होने वाला था जो मानसून की कमी के कारण, उसमें एक बहुत बड़े हिस्से को कम कर दिया है जो सितंबर में बारिश हुआ था, ऐसा इसमें राइटर का कहा गया है। ठीक है, इसी के कारण जो ऑयल का वैश्विक प्रभाव है, जो वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें हैं, वो भारत पे भी ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हमने द हिंदू के देखे। कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। मेरे वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।